वो पूरे देश के फ़ोन टैप करा के देख ले एक सेकंड। आज की तारीख में हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा आने वाले शख्स नरेंद्र मोदी हैं। 2014 के इलेक्शन में 56 इंच का सीना आगा करके और ये जनता को बहका कर आए। पहले उसने बहका के सत्ता में आए और अब वो वोट की लूट के ऊपर चल रहे। ये जो नए बाजीगर आए हैं जो ये बीन बजाएंगे, ये कैसे जनता को लुभाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। कि भाई कमी टीम में नहीं है, इस वक्त टीम के कैप्टन में और वाइस कैप्टन में कमी है। फ्यूज़ उड़ा हुआ है, वो चेंज कर दो, हो सकता है कुछ बल्ब जल जाएं। इन्होंने 7 साल के अपने कर्मों में ऐसी हालत दिखा दी है कि ये अगले 50 साल हुकूमत तो छोड़ो, ये 200 साल दिल्ली की तरफ को मुंह नहीं कर पाएंगे। क्या चल रहा है देश में? कभी जासूसी, महंगाई वगैरह जो चल रही है उस पर बात ना होकर अब जासूसी का मुद्दा आ गया है। देखिए, भारत की जो संसद है, जो हमारे नुमाइंदों की सभा है, आप देख रहे हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए वी द पीपल, जिनसे संविधान की शुरुआत होती है, प्रेमबिल की शुरुआत होती है, हम भारत के लोग। अंदर जो कुछ हो रहा है वो सरकार के षड्यंत्रकारी दिमाग की देन है। आप ही कह रहे हो कि साहब महंगाई के ऊपर चर्चा परिचर्चा नहीं है, क्योंकि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। विजय गोयल कहते हैं नौकरियां जाना इकोनॉमी के लिए अच्छा है। राजमोहन अग्रवाल कह देते हैं कि साहब अगर किसी को महंगाई लग रही है तो खाना छोड़ दे, पेट्रोल महंगा लग रहा है तो गाड़ी चलानी छोड़ दे। तो ये जनता के इन भावों से इनका कोई सरोकार नहीं है। ये किसी भी तरीके से संसद के इस समय को पास करना चाहते हैं, पार करना चाहते हैं, ताकि उसके ऊपर कोई सार्थक बहस ना हो। अब आपने कही जासूसी की बात, सरकार से सरकार ये सॉफ्टवेयर दिया जाता है, प्राइवेट लोगों को इसका अधिकार नहीं है। अगर वो इसको इस्तेमाल करते पाए जाएंगे तो वो पायरेटेड वर्जन होगा, वो बहुत सारे कॉपीराइट्स का उल्लंघन करेंगे और संवेदनशील मामलों से जुड़ा हुआ है तो वो जेल भी जाएंगे। तो जो कुछ है वो भारत सरकार की परमिशन के बिना हो ही नहीं सकता। लेकिन भारत सरकार की बुद्धि पर मुझे तरस आता है। भारत सरकार को अगर ये लग रहा है कि चंद लोग उसके खिलाफ हैं जिनके फ़ोनों को टैप करके वो उनकी बातचीत को समझ लेगी और सत्ता से बेदखल करने के षड्यंत्र को वो बेनकाब कर देगी या चंद लोगों को दबाव में ले लेगी, तो वो गलतफहमी में है। वो पूरे देश के फ़ोन टैप करा के देख ले एक सेकंड। आज की तारीख में हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा वाले शख्स नरेंद्र मोदी हैं और सबसे ज़्यादा कोसे जाने वाली सरकार ये निकम्मी सरकार है। अच्छा, आप आरोप लगा रहे हैं कि सबसे ज़्यादा मतलब आपने कि जनता उन्हें पसंद नहीं कर रही है, तो 2 बार लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर चुन कर के आए हैं। लगातार ऐसा कहा जाता है कि आज तक ऐसा प्रधानमंत्री भारत ने देखा ही नहीं है। लगातार देश विकास की नई नई ऊंचाइयां छू रहा है। देखिए, पहले इन्होंने एटमॉस्फेयर बनाया हर तरीके का, जैसे लव जिहाद, देश बिक रहा है, घोटाले, ये सब बातें करके इन्होंने देश के अंदर एक माहौल बनाया। और ये 2014 के इलेक्शन में 56 इंच का सीना आगा करके और ये जनता को बहका कर आए। जनता को क्या पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो वोट तो जनता ने दिया। जहाँ जनता ने दिया तो जनता को बहका कर आए। राम और राष्ट्र के नाम पर ये सत्ता में बहका कर आए। अगले इलेक्शन में आप देख लीजिए कि क्या होता है। जब इन्होंने 300+ कहा था, वो लाए कैसे? मुजफ्फरनगर को देख लीजिए। जो संजीव बालियान पिछली बार 5 लाख से जीते थे, वो इस इलेक्शन में आके 5000 से जितवाए गए। तो इन्होंने बूथ को लूट लिया, वोट को लूट लिया और ये कार्य ये लगातार कर रहे हैं। अभी जिला पंचायत अध्यक्षी में देख लीजिए, अगर बागपत पे किसान अपने वोट की लूट को रोकने के लिए लट लेके नहीं खड़ा होता तो वो भी चला जाता। तो सरकार जो है वो अब उससे एक कदम आगे बढ़ गई है। पहले उसने बहका के सत्ता में आए और अब वो वोट की लूट के ऊपर चल रहे हैं। यूपी में चुनाव भी है, बहुत सारे जो मंत्री हैं मोदी के केंद्रीय मंत्रिमंडल में, यूपी के बहुत सारे चेहरों को जगह दी गई है। किसान को ध्यान में रखते हुए, ओबीसी को ध्यान में रखते हुए, पिछड़ा वर्ग दलितों को भी ध्यान में रखते हुए, क्या लगता है जो सारे नए चेहरे आएंगे यूपी में चुनाव प्रचार करने भी जाएंगे, वो मोदी जी खुद जाएंगे, कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, आपने अपने आप बता दिया। ओबीसी के मद्देनज़र रखते हुए, किसानों को देखते हुए ये इन्होंने मंत्रिमंडल के अंदर चुनाव के हिसाब से किया, बेरोजगारी के हिसाब से किया, महंगाई के हिसाब से किया, भूखमरी के हिसाब से किया, गंगा में बहती लाशों को लेकर किया, क्या मिसमैनेजमेंट को लेकर किया। जनता इनसे त्रस्त है। ये जो नए बाजीगर आए हैं जो ये बीन बजाएंगे, ये कैसे जनता को लुभाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। ये इनकी गलतफहमी है और आप इसके मंत्रिमंडल के जो इन्होंने परिवर्तन करा उसे भी देख लीजिए। शर्म की बात है, कितना गौरवशाली अतीत, कैसा इतिहास रविशंकर प्रसाद का। E = mc² साइंटिस्ट बन के वो सोच रहे थे कि
इकोनॉमी रिवाइव कर रही है। आप मूवीज़ का कलेक्शन देख लीजिए, इस हद तक गिरने के बाद उनके साथ सरकार का क्या ट्रीटमेंट रहा? उन्हें शर्म नहीं आई? उन्हें महसूस नहीं हुआ? तो इन लोगों की मानसिकता के ऊपर अफसोस होता है, जो अपने ज़्यादा खर्चे और कम आमदनी की वजह से अपनी उच्च महत्वाकांक्षाओं के चलते हुए अपने सम्मान का समर्पण कर देते हैं, अपने अतीत का समर्पण कर देते हैं और अपनी राजनीति को एक नए ढांचे में इनके सामने पेश करते हैं। तो रविशंकर प्रसाद का उदाहरण भी ये असंतोष उत्पन्न करेगा, योग्य लोगों में असंतोष उत्पन्न करेगा और इसका खामियाजा सरकार ही भुगतेगी। ये इनका प्रिविलेज है, करना चाहते हैं करें, रोज़ करें, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये इनके लिए नुकसानदायक साबित होगा। अच्छा, बात करते हैं वही जासूसी वाले मुद्दे, पेगासस पर बात करते हैं कि देश में ऐसा जासूसी का काम हो रहा है, तो एक बार को आम जनता जो है, जो घर में सुख से अपना खा पी रही है, ज़िंदगी जी रही है, उसके मन में भी एक डर और संशय पैदा हो जाएगा कि क्या मेरे ऊपर भी कोई निगरानी रख रहा है क्या? क्योंकि जब देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी हो या केंद्र के सरकार के खुद मंत्री हों, उनकी जासूसी की जा सकती है, तो एक आम जनता की भी तो हो सकती है ना? मैंने आपसे पहले ही कहा, ये 40, 50, 100, 200 फ़ोनों को टैप करके ये ऐसे कैसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं, फ़ोन पे ऐसी कौन सी बातें करते हैं जिनसे सरकार को षड्यंत्र की बू आती है, सरकार को सत्ता परिवर्तन का डर लगता है, वो जासूसी करती है। मैं आपको ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, आप पूरे देश क्या फ़ोन टैप करके देख लीजिए। और मैं नहीं कह रहा मोदी जी को, मोदी जी ने अपनी एक स्पीच में भी कहा मुझे लोग ये कहते हैं, पर गुजराती हैं तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, धंधा बड़ी चीज़ है। तो इन लोगों का फ़ोन टैप कराने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, सिवाय इसके कि इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि वो कौन सी एजेंसीज़ हैं जिन्होंने ये परमिशन दी है। तो एक बात बताइए कि अगर विपक्ष के फ़ोन टैप हो रहे हैं तो विपक्ष आरोप लगा रहा है सरकार पर, लेकिन सरकार के खुद मंत्रियों के फ़ोन टैप हो रहे हैं, तो फिर तो होता है ना कि सरकार खुद मंत्रियों के टैप क्यों करवाएगी फ़ोन? मैंने आपसे अभी कहा, जैसे रविशंकर प्रसाद का, प्रकाश जावड़ेकर का मामला, कि बिना किसी उसके गलती के उनको दंड मिला और बहुत से निकम्मे नालायक लोगों को, सबसे ज़्यादा इस वक्त प्रताड़ित जो देश में आक्रोशित लोग हैं वो कृषि मंत्री को लेकर हैं। कृषि मंत्री के अंदर ऐसी कौन सी खूबी थी या उसने ऐसी कौन सी परफॉर्मेंस दी, उसे नहीं हटाया गया। लेकिन अगर ये मंत्रियों के ऊपर भी करा रहे हैं तो इसका ये एक बड़ा शुभ संदेश है कि मंत्रिमंडल में भी इन्हें अब विश्वास नहीं बच रहा। इन्हें लग रहा है कि इनके खिलाफ जो ताकतें हैं जो इनको सत्ता से बाहर करना चाहती हैं, उसमें इनके राम के और राष्ट्र के कॉकटेल को पीने वालों का भी नशा टूट रहा है। एक बात और, लगातार जब मंत्रिमंडल में फेरबदल हुआ था तो लगातार सोशल मीडिया पर और आम जनता लगातार बोल रही थी कि जो डिब्बे चेंज हुए हैं, डिब्बों चेंज करने से कुछ होगा नहीं, इंजन चेंज करने की मांग कर रहे थे। उसको कैसे देखते हैं? देखिए जी, मैं एक बात बताऊं, ये हालत वैसी है जैसे एक कोठी के अंदर बल्ब नहीं जल रहे, लाइट नहीं जल रही, तो आप पहले फ्यूज़ चेक कर लीजिए। फ्यूज़ जो है वो प्रधानमंत्री है, फ्यूज़ उड़ा हुआ है, सारे घर के बल्ब भी बदल दोगे तो जलेगा नहीं, क्योंकि फ्यूज़ ही उड़ा हुआ है। फ्यूज़ बांधने की ज़रूरत है। तो मैं सरसंघ चालक जी से, भाजपा के सुपर थिंक टैंक से ये कहना चाहूँगा कि भाई कमी टीम में नहीं है, इस वक्त टीम के कैप्टन में और वाइस कैप्टन में कमी है। फ्यूज़ उड़ा हुआ है, वो चेंज कर दो, हो सकता है कुछ बल्ब जल जाएं। ये सारे बल्ब जो बदलने की आप जद्दोजहद कर रहे हैं, बल्ब अब भी नहीं जलेंगे। वजह क्या है? क्योंकि प्रधानमंत्री तो वही है, फ्यूज़ तो उड़ा हुआ है। अच्छा, विपक्ष आरोप लगाता है कि बीजेपी में मोदी जी की और अमित शाह की चलती है, तो क्या लगता है कौन उनको बदलने की, कौन उनको उनसे ऐसा कुछ करने की दुस्साहस करेगा? देखिए जा, व्यक्ति से बड़ी पार्टी, पार्टी से बड़ा संघ और संघ से बड़ा देश। अगर संघ अपने आप को राष्ट्रवादी मानता है और संघ को इतनी चीज़ों का भी पता रहता है कि डीएनए क्या है और नेशनलिज्म किसे कहते हैं, तो वो थोड़ा सा ये और मालूम कर ले कि जनता में आक्रोश कितना है, और तब उसको, क्योंकि कीमत उन्हीं को अदा करनी है। देखिए, इन्होंने 7 साल के ही अपने कर्मों में ऐसी हालत दिखा दी है कि ये अगले 50 साल हुकूमत तो छोड़ो, ये 200 साल दिल्ली की तरफ को मुंह नहीं कर पाएंगे। एक आखिरी सवाल, अगर मान लीजिए आदमी के पास 3-4 ऑप्शन है, एक तरफ 3-4 ऑप्शन है और एक तरफ एक ऑप्शन है, एक मैं बोलता हूँ बीजेपी को और दूसरा विपक्ष में ओवैसी हो, सपा हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, आरएलडी हो, बहुत सारे ऑप्शन हो,
तो जो जनता का माइंडसेट है वो एक की तरफ जाएगा, न कि बहुत सारों की तरफ। तो इसको लेकर कैसे देखते हैं? वो विपक्ष का वोट आपस में बिखर जाएगा या सारा वोट बीजेपी को जाएगा? अब आपने जब इन विपक्षियों के नाम गिनाने शुरू करे तो ओवैसी साहब से शुरू किया। ओवैसी साहब की यहाँ पे उपस्थिति वोट कटवा की होगी, वोट बांटने वाले की होगी, तो वो चाहे अपोजिशन में रह के गाली देते रहे, लेकिन वो दिखते हवा के साथ हैं। लेकिन हम इस बात को समझते हैं, ओवैसी साहब का यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि वो यहाँ के बहुत बड़ा परिवर्तन कर देंगे, सिवाय इसके कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में वो 2, 4, 5, 10 हज़ार वोट काट लेंगे और उसका लाभ वो अपरोक्ष रूप से बीजेपी को पहुँच जाएगा। लेकिन बाकियों के लिए मैं कहता हूँ, जो जिनकी जड़ें यूपी के अंदर हैं, इनमें सपा है, इनमें राष्ट्रीय लोकदल है, इसके अंदर बहुजन समाज पार्टी है। अगर इनके बीच में गठजोड़ किसी भी रूप में सामंजस्य होकर चलता है, चाहे सीटों का हो चाहे कुछ हो, देखिए सीनियरिटी के अंदर वो सबका सब क्रम लगा हुआ है। आज बहन जी का जो कद है वो हमेशा यूपी के लायक ही नहीं रहेगा। अब उनको राष्ट्रीय स्तर पर आने के लिए अपने कद को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना होगा, वो दिल्ली उनको जाना होगा। तो यूपी में भी एक क्रम है। अखिलेश जी के पास अनुभव है, अगर उनके पास सबसे बड़ा दल आता है तो वही पहली चॉइस होंगे। बाकी लोगों को भी उनके साथ उनके मातहत रह के, सबको नेता नहीं बनना है, एक क्रम में हमें तो ये समझ लीजिए कि एक तरीके से क्राइसिस में सरकार बनानी है। और मतलब बीजेपी को हटाने के लिए कुछ भी करेंगे? नहीं, बीजेपी को हटाने के लिए कुछ भी नहीं करेंगे। हम तो लोकतांत्रिक पद्धति से वोटों के बिखराव को और राजनीति ये ना खेलने, बंटवारे की राजनीति, उसको रोकने की कोशिश करेंगे।